बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 30 जून 2022 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का 127वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। वैसे जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक 128वां रोज़ स्टार्ट हो चुका होगा, लेकिन 128वें रोज़ की डिटेल्स ज़ाहिर है कल रात को आपके साथ शेयर करूँगा। 127वें रोज़ हुआ क्या, आपको याद होगा 1 से 1.5 महीने पहले रशिया की जानिब से एक ऐसा फैसला सामने आया था जिसने हमें सबको हैरान कर दिया था। रशिया ने कीव और खार्किव से अपनी फ़ौजें वापस बुला ली थी। ऐसा ही एक फ़ैसला आज 127वें रोज़ रशिया की जानिब से सामने आया। रशिया ने कहाँ से फ़ौजें वापस बुलाई, जिस पर यूक्रेन ने सेलिब्रेट करते हुए अपनी जीत करार दिया रशिया के इस फैसले को। रशिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ क्या कहते हैं रशिया के इस फैसले पर, डिटेल्स आपको बताऊंगा। फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी आपके सामने रख दूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया के सदर पहुंचे थे यूक्रेन, उन्हें दौरा करवाया गया उन मकामात का जहां पर रशिया ने बहुत ज़्यादा शेलिंग की थी। रशिया के हमले का निशाना बने जो शहर, उनका दौरा करवाया गया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से। ज़ाहिर है जब भी किसी मुल्क का सरबराह यूक्रेन का दौरा करता है इन दिनों में तो उन्हें ऐसे मकामात का विज़िट करवाया जाता है। फिर इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात हुई यूक्रेन के सदर से, फिर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और मुलाकात के दौरान इंडोनेशिया के सदर ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से पूछा कि अगर आपका कोई मैसेज है व्लादिमीर पुतिन के लिए तो आप मुझे दे दें, मैं आगे मुलाकात करने वाला हूं व्लादिमीर पुतिन से, तो मैं उन्हें आपका वो पैगाम दे दूंगा। कोई पैगाम इस तरह का इंपॉर्टेंट पैगाम रिपोर्ट तो नहीं हुआ जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इंडोनेशिया के सदर को दिया, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यही कहा होगा कि व्लादिमीर पुतिन से वो 1-on-1 मुलाकात करना चाहते हैं। इस ख्वाहिश का इजहार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत मरतबा कर चुके हैं। जिसके बाद इंडोनेशिया के सदर पहुंच गए मॉस्को, वहां पर उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और अकॉर्डिंग टू रशियन मीडिया इंडोनेशिया के सदर ने फूड क्राइसिस पर जोर दिया और ये कहा कि फूड क्राइसिस का शिकार नहीं होना चाहिए दुनिया इस जंग की वजह से, इस तनाज़े की वजह से। और उन्होंने ये भी कहा व्लादिमीर पुतिन से कि मैं वेस्ट को, नेटो कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को ये रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि अगर कोई सैंक्शंस भी आयद करते हैं वो रशिया पर, तो ऐसी सैंक्शंस आयद ना करें जिससे दुनिया फूड क्राइसिस का शिकार हो सकती है। इंडोनेशिया के सदर अपना दौरा मुकम्मल करके, पीस मिशन था इंडोनेशिया के सदर का जो उन्होंने मुकम्मल किया और वो इंडोनेशिया रवाना हो गए। उनकी अहलिया उनके हमरा थी, व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई। व्लादिमीर पुतिन जो हाल ही में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का दौरा करके वापस मॉस्को पहुंचे थे, पहला दौरा था व्लादिमीर पुतिन का इस जंग के दौरान जो आउट ऑफ कंट्री उन्होंने किया। ताजिकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट व्लादिमीर पुतिन ने गुफ्तगू की, मीडिया नुमाइंदों ने वही सवालात किए रूस के सदर से जो मैं और आप जिन सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से सहाफ़ी ने यह पूछा कि डेडलाइन दें, कोई ये तनाज़ा कब ख़त्म होने वाला है, तो रूस के सदर ने कहा कि मैं डेडलाइंस नहीं देता, स्पेशली इस तरह के ऑपरेशंस और इस तरह के तनाज़ात में कोई डेडलाइन नहीं होती। आपको याद होगा 2 रोज़ कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक डेडलाइन दी थी G7 कंट्रीज से वर्चुअल गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा था कि मैं डेडलाइन दे रहा हूँ आपको कि अगस्त तक ये तनाज़ा, सर्दियों से पहले इस तनाज़े को आपने लपेटना है। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस तरह के तनाज़ात में डेडलाइन देने का मतलब ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक डेट तय कर रहे हैं और उस डेट तक आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, और इस तरह की अगर डेडलाइन सेट की जाए तो फिर जो सिविलियंस हैं उनकी जानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो रूस के सदर ने कहा कि हम नहीं चाहते, रशिया नहीं चाहता कि सिविलियंस का इस ऑपरेशन के दौरान नुकसान हो, इसीलिए हम अपनी मंजिल पर इसी पेस के साथ पहुंचेंगे। तो सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि अच्छा सिविलियंस की आपको बड़ी फिक्र है, लेकिन जो सेंट्रल यूक्रेनियन सिटी क्रेमेंचुक के अंदर जो वाक़या हुआ, शॉपिंग मॉल का सहाफ़ी जिक्र कर रहा था, शॉपिंग मॉल का जो वाक़या हुआ गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया, तो सहाफ़ी ने कहा कि यहाँ पर जो सिविलियंस की जानें गईं और आपकी फोर्सेस ने शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया, तो उसमें आप क्या कहेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि हमें यूक्रेन के एक एक इलाके का, एक एक चप्पे चप्पे का पता है, हमें पता है कि कहाँ पर हमला करना है, कहाँ पर हमला नहीं करना। और हमें मालूम था कि शॉपिंग मॉल के साथ एक अड्डा है, असलहे गोले बारूद के तहाइफ पहुँचे हुए हैं यूक्रेन, और उन्हें हमने निशाना बनाया, ना कि शॉपिंग मॉल को। और जो आग फैली शॉपिंग मॉल तक गई तो उसका जिम्मेदार कौन है, वो क्रेमेंचुक के मेयर ने उस मॉल के ऑनर को उसका जिम्मेदार ठहराया उस हादसे का, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि वार्निंग जारी की गई थी मॉल के मालिक को कि मॉल बंद कर दिया जाए, किसी भी वक्त क्रेमलिन की जानिब से इस फैक्ट्री को निशाना बनाया जा सकता है। तो वही हुआ। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ना हमारा
टारगेट सिविलियंस हैं और ना इस वाक़े में हमारा टारगेट सिविलियन थे। तो सहाफ़ी ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। सहाफ़ी ने कहा फिर आपका टारगेट है क्या, यूक्रेन में आपका टारगेट क्या है, वो अपना टारगेट ही बता दें। तो व्लादिमीर पुतिन ने कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया कि मैं ट्रांसनिस्ट्रिया मेरा टारगेट है या ओडेसा मेरा टारगेट है या फिर सुवाकी गैप मेरा टारगेट है। व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि हमारा टारगेट है कि यूक्रेन रशिया के लिए एक थ्रेट, एक ख़तरा ना रहे। तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक हमें ये महसूस नहीं हो जाता, जब तक हम ये मेक श्योर नहीं कर लेते कि यूक्रेन हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं रहा, तब तक हम अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे और हमारा यही टारगेट है। तो फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि नेटो में फ़िनलैंड और स्वीडन के आने को फिर आप कैसा देखते हैं, क्या वो आपके लिए थ्रेट नहीं है? जैसे यूक्रेन आपके लिए ख़तरा है वैसे स्वीडन और फ़िनलैंड भी अब ख़तरा नहीं बन चुके। तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नहीं, फ़िनलैंड और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप और यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यूक्रेन के साथ हमारे इलाके के तनाज़ात हैं, इन दोनों ममालिक के साथ हमारे ना ही इलाके के तनाज़ात हैं और ना ही इस तरह की कार्रवाई ये दोनों ममालिक करते हुए माजी में हमें नज़र आई, ना ही मुस्तकबिल में उम्मीद है हमें कि वो दोनों ममालिक इस तरह की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारा इलाके का कोई तनाज़ा नहीं है। यूक्रेन इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस था। वो अपना क्राइमिया का जो इलाका है वो वापस लेना चाहता था। डॉनबास में जो एथनिक रशियंस हैं उनके साथ यूक्रेन की जानिब से क्या किया जा रहा है 2014 से, तो इस वजह से फ़िनलैंड और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को हम यूक्रेन की मेंबरशिप से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यूक्रेन हमारे लिए एक थ्रेट साबित होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने उसके खिलाफ एक ऑपरेशन का आगाज़ किया। व्लादिमीर पुतिन ने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा। व्लादिमीर पुतिन ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि माजी में हमारे ताल्लुकात अच्छे थे फ़िनलैंड और स्वीडन के साथ और मुस्तकबिल में भी अच्छे रहेंगे, लेकिन एक सूरत है कि हम इसी तरह से रिएक्ट करेंगे फ़िनलैंड के ख़िलाफ़ भी जिस तरह से हमने यूक्रेन के ख़िलाफ़ रिएक्ट किया। अगर फ़िनलैंड में नेटो की मिलिट्री बेसिस, नेटो का थ्रेट हमें महसूस हुआ तो फिर फ़िनलैंड के साथ हम इसी तरह से रिएक्ट करेंगे जिस तरह से यूक्रेन के साथ किया जा रहा है। फ़िनलैंड और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप से कबल ये दोनों ममालिक न्यूट्रल स्टेटस रखते थे और इनके रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। रशिया की एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड कर रहे थे दोनों ममालिक, और इन दोनों ममालिक की जानिब से इस तरह का फैसला अनएक्सपेक्टेड था। इनके अवाम के लिए भी ऑफिशियल्स ने ये फैसला करके ना सिर्फ पूरी दुनिया को, रशिया को, बल्कि फ़िनलैंड और स्वीडन के अवाम को भी हैरान किया। फ़िनलैंड बहुत न्यूट्रल कंट्री है, बहुत पुरअमन मुल्क था जब तक कि उसने नेटो को ज्वाइन करने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। व्लादिमीर पुतिन ने भी यही बात की कि माजी में ठीक था फ़िनलैंड और स्वीडन और हमें कोई मसला नहीं था इन दोनों ममालिक से, अब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला जो है वो नेटो खड़ा करके रहेगा ताकि फ़िनलैंड के साथ रशिया के ताल्लुकात ठीक ना रहें। फ़िनलैंड और स्वीडन का मैं आपको बता दूं कि स्टोल्टनबर्ग नेटो का समिट चल रहा है, तो उस समिट से गुफ्तगू करते हुए स्टोल्टनबर्ग जो नेटो के चीफ हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान किया। उन्होंने ये कहा कि 5 जुलाई, 5 दिन बाद अब जुलाई स्टार्ट हो गया, तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि 5 जुलाई को फ़िनलैंड और स्वीडन एक्सेशन पर दस्तखत करेंगे नेटो के अंदर, और उस एक्सेशन पर दस्तखत करने के बाद जो 30 नेटो मेंबर्स हैं वो भी उस एक्सेशन पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद फ़िनलैंड और स्वीडन के लिए नेटो का आर्टिकल 5 रेडी हो जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा जो डार्क ब्लू में आपको कंट्रीज़ नज़र आ रहे हैं कि ऑलरेडी नेटो के मेंबर्स हैं, और लाइट ब्लू में आपको नज़र आ रहे होंगे स्वीडन और फ़िनलैंड जो कि 5 जुलाई के बाद ये भी डार्क ब्लू हो जाएंगे, यानी कि नेटो का आर्टिकल 5 का इतलाक इन दोनों ममालिक पर हो जाएगा। नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक नेटो मुल्क पर हमला या एक नेटो मुल्क के साथ छेड़छाड़ का मतलब है कि आप पूरे नेटो कंट्रीज़ पर हमला कर रहे हैं। तो स्टोल्टनबर्ग ने ये खुशखबरी दी फ़िनलैंड और स्वीडन को कि वो आने वाले हफ्ते में नेटो के ऑफिशियली मेंबर बन जाएंगे। इस इम्पॉर्टेंट ऐलान के बाद और इन 2 इम्पॉर्टेंट समिट्स के बाद जो G7 का समिट हुआ और जो नेटो का समिट चल रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऐलानात सामने आए। तो रशिया की जानिब से ऐसा फैसला एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था जैसा फैसला रशिया ने किया। रशिया ने क्या फैसला किया मैं आपको बताऊं। स्नेक आइलैंड की लोकेशन आपको नज़र आ रही होगी। ये आइलैंड जो है ये यूक्रेन से तकरीबन 35 किलोमीटर ब्लैक सी के अंदर है, और इस आइलैंड का कंट्रोल रशिया ने संभाल लिया था। 24 फरवरी को अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने के साथ ही रशिया ने इस आइलैंड का कंट्रोल संभाल लिया था, जिसके बाद 24 फरवरी से अब तक यूक्रेन और रशिया के दरमियान
बहुत ज़्यादा लड़ाई इस आइलैंड को लेकर रिपोर्ट हो चुकी है, बल्कि यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस आइलैंड पर बड़े बड़े हमलों का क्लेम भी कर चुके हैं कि हमने मिसाइल हमले किए, हमने मॉस्को का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। तो जब ये फैसला सामने आया रशिया की जानिब से तो यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ओडेसा, जो यूक्रेन का शहर है, इस आइलैंड के साथ उसकी फोर्सेस को शाबाश देते हुए कहा कि आपकी रेजिस्टेंस का कमाल है कि मॉस्को, रशिया इस आइलैंड को छोड़कर वापस जा रहा है। इसी तरह की बातें बरतानिया, अमेरिका और नेटो ममालिक ने भी की कि यूक्रेन की रेजिस्टेंस और बहादुरी है कि यूक्रेन डट कर मुकाबला कर रहा है। तो रशिया की जानिब से इस जंग के दौरान दूसरी मरतबा इस तरह का शॉकिंग डिसीजन सामने आया। पहले कीव और खारकीव से मॉस्को ने अपनी फोर्सेस वापस बुलाने का ऐलान किया था, और अब जो स्नेक आइलैंड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, यहाँ से वापस जाना रशिया का समझ से बाहर था। क्रेमलिन ने यह कहा, मॉस्को के तर्जमान ने, कि ये हमारा एक गुड जेस्चर है इस आइलैंड से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना। गुड जेस्चर क्यों? क्योंकि यूक्रेन की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि ओडेसा की पोर्ट से जो ग्रेन है, जो वीट है, कॉर्न है, वो दूसरे ममालिक हम मुंतकिल नहीं कर सकते, क्योंकि स्नेक आइलैंड पर एक स्नेक बैठा हुआ है जो कि इस ग्रेन को दूसरे ममालिक तक मुंतकिल नहीं होने दे रहा। ये इल्ज़ाम यूक्रेन आयद कर रहा था रशिया पर, मॉस्को पर, स्नेक आइलैंड के कब्जे को लेकर। तो मॉस्को ने ये कहा, रशिया के तर्जमान ने ये कहा कि एक गुड जेस्चर के तौर पर हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया और आलमी इदारे देख लें कि अजनास की दूसरे ममालिक तक मुंतकली में रुकावट एक्चुअली कौन था। लेकिन ये जो जवाब है मॉस्को का और ये जो जस्टिफिकेशन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये रशिया की एक और वॉर स्ट्रेटजी है। रशिया जो कि मैकुलिएव के अंदर अपने ऑपरेशन को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसके बाद है ओडेसा, ओडेसा के बाद है ट्रांसनिस्ट्रिया। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रशिया जो है वो अपने हदफ नंबर 1 की जानिब बढ़ रहा है, ट्रांसनिस्ट्रिया की जानिब। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रशिया ने एक वॉर स्ट्रेटजी के तहत स्नेक आइलैंड से विड्रॉल का ऐलान किया, क्योंकि स्नेक आइलैंड एक बहुत ईजी टारगेट था यूक्रेन के लिए। और पहले भी इन 2 माह के दौरान भी यूक्रेन ने 2 से 3 मरतबा इस आइलैंड पर मॉस्को की फोर्सेस को इजीली निशाना बनाया, क्योंकि यूक्रेन को अब लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं, लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम मिल चुका है अमेरिका और जर्मनी की जानिब से। इसलिए मॉस्को ने यहाँ से विड्रॉल का ऐलान किया, क्योंकि इजीली टारगेट हो सकते थे मॉस्को के ट्रूप्स इस आइलैंड पर मौजूद होकर। नेटो और यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया रशिया के इस डिसीजन को। यूक्रेन ने कहा कि हमारी बहादुरी है, हमारी रेजिस्टेंस है कि रशिया इस स्नेक आइलैंड से फरार हो गया। इसी तरह की स्टेटमेंट बरतानिया की जानिब से भी सामने आई। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की। नेटो के समिट से गुफ्तगू करते हुए जो बाइडन ने मज़ीद $8 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया यूक्रेन के लिए। और जो बाइडन ने ये कहा कि जब तक ये जंग जारी रहती है, जैसे भी जारी रहती है, लेकिन हम एक चीज़ मेक श्योर करेंगे कि यूक्रेन को रशिया शिकस्त नहीं दे सकेगा। यह बहुत बड़ा ऐलान था अमेरिका के सदर की जानिब से, एक ऐलान जंग था मॉस्को के ख़िलाफ़। और जो बाइडन ने दूसरे नेटो ममालिक को, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी इस समिट में ये कहा कि आप भी यूक्रेन को एज़ लॉन्ग एज़ इट टेक्स इमदाद प्रोवाइड करते रहें, असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करते रहें। जिस ऐलान के बाद सबसे पहले सामने आया स्वीडन, नया नेटो का मेंबर बन रहा है, तो उसने आकर ऐलान किया कि मैं यूक्रेन को असलहा और गोला बारूद आने वाले दिनों में प्रोवाइड करूंगा। इसी तरह के ऐलानात दीगर नेटो ममालिक की जानिब से इस नेटो समिट के दौरान सामने आए कि रशिया के ख़िलाफ़ यूक्रेन की रेजिस्टेंस को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ये ममालिक यूक्रेन को असलहे, गोले बारूद के तहाइफ प्रोवाइड करते रहेंगे। और रशिया का इन दिनों के दौरान जहाँ पर एक स्ट्रिक्ट रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वहाँ पर रशिया ने स्नेक आइलैंड से विड्रॉल का फ़ैसला सुनाकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। और उनकी जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आई, तो लगता है कि यूक्रेन जो है वो मज़ीद लीथल वेपन मिलने के बाद इस जंग में एक मरतबा फिर से शिद्दत आएगी। लेकिन मॉस्को, रशिया की ये जो वॉर स्ट्रेटजी है कि अपनी स्ट्रेटजी को बार बार तब्दील करना, ये भी एक बहुत अच्छी वॉर स्ट्रेटजी है, जिसकी दुश्मन को समझ नहीं आती कि सामने वाला अब करने क्या वाला है। जिसने स्नेक आइलैंड जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक मकाम को छोड़ दिया और वहाँ से अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया, तो रशिया का नेक्स्ट मूव क्या होगा, नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।